नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की, और जीएसटी को ही कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में जो भी सीजीएसटी एक्ट 2017 में डेफिनेशन दिए गए हैं, उन सारे के सारे डेफिनेशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। और आज का हमारा ये वीडियो डेफिनेशन का अंतिम वीडियो है, जिसमें हम लोग कुल 4 डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर सारे के सारे डेफिनेशन का सेक्शन भी लिख दिया हुआ है। आप लोग सेक्शन को भी लिख लें और अपना नोट्स बना लें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे सेवाओं का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन। दूसरा है जॉब वर्क क्या होता है। तीसरा है निर्माण यानी मैन्युफैक्चर। और चौथा है कार्य संविदा, जिसको कार्य अनुबंध कहते हैं यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर इन चारों के संबंध में सीजीएसटी एक्ट में क्या डेफिनेशन दिया गया है, अभी हम लोग समझते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से जुड़ा हुआ, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम बात करते हैं अब पहले की, यानी सेवाओं के निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। यह डेफिनेशन बहुत ईजी है। कहा गया है कि सेवाओं से निर्यात का आशय ऐसी सेवा की पूर्ति से है। आपको मैं निर्यात के बारे में बता देता हूं। अगर कोई भी सेवा या वस्तु हमारे देश से किसी अन्य देश में भेजा जाता है, उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवाओं के निर्यात की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई भी सेवा हमारे देश से दूसरे देश में यानी हमारे देश की बाउंड्री से बाहर भेजी जा रही है, यानी सप्लाई की जा रही है। तो सेवाओं से निर्यात का आशय ऐसी सेवा की पूर्ति से है जब, यानी सेवाओं के निर्यात का मतलब आप लोग ऐसे समझेंगे कि कोई भी सेवा की सप्लाई हो रही है जब, यानी कंडीशन क्या हो सकता है कि जब सेवा की सप्लाई होगी, उस पर अगर यहाँ पर निर्यात की बात की जाती है। तो पहला है सेवाओं का पूर्तिकर्ता भारत में स्थित हो, और जो सेवाओं की सप्लाई कर रहा है, जो सेवाओं को दे रहा है, वह भारत में स्थित हो। दूसरा है सेवाओं का प्रापक भारत में स्थित नहीं हो। यहाँ पर हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, भारत में स्थित नहीं हो। ठीक है ना। जो सेवाओं को प्राप्त करने वाला है वह भारत में स्थित नहीं होना चाहिए या फिर भारत से बाहर होना चाहिए। आप लोग समझेंगे। तीसरा है सेवाओं की पूर्ति का स्थान भारत के बाहर हो, और कोई भी सेवा जो है जिसकी सप्लाई की जा रही है वह भारत के बाहर होना चाहिए। ये बात कही गई है डेफिनेशन में। चौथा है ऐसी सेवाओं का भुगतान पूर्तिकर्ता परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता हो, और जो ऐसी सेवा है जिसका भुगतान प्राप्त होता है, जो भी सप्लायर हमारे देश में है, तो उसको जो भुगतान प्राप्त होता है वह विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी विदेश के व्यक्ति को कोई भी क्लास प्रोवाइड कराई, यानी कोई भी क्लासेस की सर्विस प्रोवाइड कराई, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ सप्लायर, यानी मैं क्या हूँ, पूर्ति करता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी सेवा को विदेश में भेजूंगा। तो सेवा क्या हो रही है, सेवा की पूर्ति विदेश में हो रही है, भारत के बाहर हो रही है। सेवा की पूर्तिकर्ता, सेवा का जो भी पूर्तिकर्ता है वह हमारे देश में ही है, यानी मैं ही हूँ। और जो सेवा को रिसीव करेगा, जो सेवा को प्राप्त करेगा, जो सेवा का प्रापक है, वो भारत के बाहर है। तो जो भी पैसा मिलेगा वह विदेशी मुद्रा में मिलेगा। ये बात कही जा रही है इस पूरे के पूरे डेफिनेशन में। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है या भारतीय रुपए में जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति हो, या फिर वह जो पैसा है वह भारतीय रुपए में भी मिल सकता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुमति देता है तो एक्सचेंज की बात की जा रही है। सेवा के पूर्तिकर्ता तथा प्रापक केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर यह डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दिया गया है, क्योंकि यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जा रही है। और जहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस होता है वहाँ पर आईजीएसटी लग जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग जाता है। आपको ये बात पहले ही बताया गया है।
यहाँ पर अब बात आती है जॉब वर्क की। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क शब्द का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित सामानों पर किए गए किसी भी व्यवहार, प्रक्रिया और अभिव्यक्ति से है। यानी कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना। जो भी यह पर्सन है यह क्या करता है, जो भी वस्तुएं इसके पास हैं उनकी वस्तुओं पर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी वस्तुओं पर क्या करता है, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता है, कुछ ना कुछ व्यवहार करता है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया करता है। कोई भी गुड्स है रजिस्टर्ड पर्सन के पास, तो जो यह कार्य, जो भी यह अभिव्यक्ति, जो भी यह प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जॉब वर्क। इस प्रकार से ही जॉब वर्क समझा जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है CGST एक्ट 2017 का। आगे बात करते हैं हम लोग निर्माण के बारे में, यानी मैन्युफैक्चर के बारे में। निर्माण की परिभाषा क्या कहती है आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ईजी है ये भी। निर्माण का आशय कच्चे माल अथवा इनपुट का किसी पद्धति से ऐसा प्रक्रियाकरण से है जिसका निर्माण ऐसे नवीन उत्पाद के रूप में होता है जिसका नाम, विशेषताएं एवं प्रयोग अलग अलग हों। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी क्या है, रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है, और कोई भी इनपुट हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल या फिर इनपुट, दोनों बात आप लोग समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति है क्या कर रहा है, कोई भी रॉ मटेरियल या फिर इनपुट मंगा रहा है, और उस रॉ मटेरियल या फिर इनपुट को लेकर के कोई ना कोई मेथड लगा रहा है, कोई ना कोई पद्धत लगा रहा है। उस पद्धत को लगाने के बाद से वह किसी न किसी प्रक्रिया से, यानी किसी न किसी प्रोसेस से क्या करता है, कुछ नए उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है ना। और जो भी नए उत्पाद होते हैं, जिन नए उत्पादों का निर्माण होता है, उन नए उत्पाद का नाम, उसकी विशेषताएं और उसके जो भी प्रयोग होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि क्या है, यही प्रक्रिया निर्माण कही जाती है, यानी मैन्युफैक्चर कही जाती है। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पर्सन है, वह मान लीजिए कि गन्ना खरीद के लेके आया किसी किसान से। गन्ना खरीद के लेके आने के बाद से उसका मिल है, उसने क्या किया, गन्ने से रस निकाल करके चीनी बना दिया। चीनी बनाने के बाद से पहले तो जो भी रॉ मटेरियल आया उसका नाम तो गन्ना था, और उसकी विशेषता कुछ और थी, उसका नाम कुछ और था, उसकी विशेषता कुछ और थी, उसका प्रयोग कुछ और था। लेकिन अब वो चीनी बन गया तो उसका नाम कुछ और हो गया, उसकी विशेषता कुछ और हो गई, उसका प्रयोग कुछ और हो गया। तो यही बात आप लोग समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने मैन्युफैक्चर को समझा होगा, जाना होगा। इसी प्रकार से निर्माता शब्द का भी अर्थ लगाया जाए, और जो भी यह निर्माण शब्द है यानी मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन दिया गया, उसी प्रकार से जो भी निर्माता का डेफिनेशन है हो सकता है। यह बात कही गई है CGST एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 72 में, तो इसे भी आप लोग को समझना है। अंतिम डेफिनेशन है कार्य संविदा यानी कार्य अनुबंध का, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ईजी डेफिनेशन है, मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ। कार्य संविदा से आशय यानी कार्य अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है, यानी किसी ऐसे अनुबंध से है जो किसी भी स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे भवन के निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन, सज्जित करने, सुधारने, मरम्मत करने, उपांतरण करने, अनुरक्षण करने, नवीनीकरण करने, परिवर्तन करने अथवा बनाने से है, जिसमें किसी भी संपत्ति का माल के रूप में स्थानांतरण भी शामिल है। तो यह डेफिनेशन बताया गया है, दिया गया है कार्य संविदा यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के परिप्रेक्ष्य में CGST एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 190 के जो भी सेक्शन है उसमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा
कि ये जो भी 4 डेफिनेशन है वो क्या होते हैं और उनके बारे में जो भी जीएसटी एक्ट है वो क्या कहता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी का तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें जरूर भेजें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आगे भी हम लोग जीएसटी के और भी जो वीडियोज़ होंगे और भी टॉपिक्स होंगे जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई, तो इन तमाम तरह के टॉपिक्स की चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि जीएसटी में और कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जो हम सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।